आज का टॉपिक है रियासतों की राजस्व शब्दावली। इतिहास के विद्यार्थी, आज हम राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। रियासत काल में जो प्रशासनिक शब्दावली इस्तेमाल होती थी उसका अध्ययन हमने पिछले एपिसोड में किया था और आज हम अध्ययन करेंगे रियासतों की राजस्व शब्दावली। बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें से बहुत सारे शब्द आज भी हमारे रेवेन्यू राजस्व के मामले में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले है इजारेदारी। इजारेदारी व्यवस्था या ठेकेदारी मुकातेदारी प्रथा भी इसको कहा जाता था। इसके अंतर्गत इजारेदार को एक नियत भुगतान के ऊपर जमीन दे दी जाती थी और उस पर राजस्व वसूल करके एक निश्चित मात्रा में वो राज्य को या सामंत को जमा कराता। दूसरा इनाम ऐसी लगान मुक्त भूमि होती थी जो राज्य द्वारा किसी सामंत को या किसी जागीरदार को दी जाती थी, इनाम। फिर है काकड़ कूद, ये बहुत इंपॉर्टेंट। काकड़ कूता, जिसका एक हम कह सकते हैं कि अनुमान लगाना उपज का। तो एक उपज का अनुमान लगाने के लिए एक प्रथा थी जिसे काकड़ कूता कहा जाता था। फसल का ढेर देख करके या खड़ी फसल का अनुमान लगा करके एक जो टैक्स कर के रूप में जो उपज ली जाती थी उसका निर्धारण किया जाता था, जिसे काकड़ कूता। काकड़ का मतलब खलिहान या जिसको कहेंगे अपना पहाड़ी क्षेत्र या जो पशु चरने का जो स्थान है, तो काकड़ कूता ढेर के आधार पर या खड़ी फसल के आधार पर एक अनुमान लगा करके उसका निर्धारण किया जाता है। फिर है कूता, अनुमान लगा करके उसी से मिलता जुलता कि जो कारकुन है वो फसल जहां बोई जाती थी खेत के किनारे गए, कुएं पे गए और एक अंदाज लगा करके इस बार बहुत अच्छी फसल है, इतना हम इसका हिस्सा जो राज्य का हिस्सा लिया जाएगा। इस प्रकार से काकड़ कूता और कूता किया जाता था। अनुमान लगा करके फसल की उपज का अनुमान लगाया जाता था और उसी के अनुसार राज्य का जो हिस्सा है उसका जो परसेंटेज लिया जाता। खालसा भूमि वो केंद्रीय भूमि जो राज्य के सीधे सीधे नियंत्रण में होती थी और इस विभिन्न गांवों की जो भूमि जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी वो ज्यादातर खालसा भूमि के अंतर्गत या राज्य के अधीन या केंद्रीय शासन के अधीन हुआ करती थी, तो इसको खालसा भूमि कहा जाता था। राज्य नियंत्रण की तमाम भूमि खालसा भूमि कहता थी। खूंटा, फिर है खूंटा, अधिकारियों के पशुओं की चराई होती थी, पशु चरते थे काकड़ में या राज्य की भूमि में या अन्य लोग, तो उसके लिए राज्य द्वारा एक कर का निर्धारण किया गया था कि अधिकारियों को पशु कहाँ जाएंगे। अधिकारी राज्य की सेवा करते हैं तो उनके पशु मुफ्त में चलेंगे। इसकी एवज में राज्य के लोगों से, आम लोगों से जो कर लिया जाता था उसे खूंटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खूंटा। गेवती एक प्रकार के वो किसान थे जो किसी भी गांव में रह करके स्थायी रूप से खेती बाड़ी किया करते थे। उसी गांव के निवासी उसी गांव में हमेशा के लिए जो कृषक खेती का काम करते थे उसे गेवती कहा जाता। क्या कहा जाता था? गेवती। गैर बापीदार कृषक, ऐसे कृषक जिनकी खुद की भूमि नहीं होती थी, वो केवल जागीरदारों के अधीन रह करके खेती बाड़ी का काम किया करते थे, जिनको ना तो
खेती का अधिकार था, वो उसके मालिक भी नहीं थे, ना उसको गिरवी रख सकते थे, लेकिन वो खेती करके अपना गुजारा करते थे। ग्रासीय, एक और महत्वपूर्ण शब्द है ग्रासीय। सैनिक सेवा के बदले में राज्य द्वारा जो भूमि पाने वाले जो कृषक थे, उस भूमि से जो इनकम होती थी उससे उनका गुजारा होता था। तो वो जो भूमि थी उससे ग्रास कहा जाता था और उसका उपभोग करने वाले ग्रासीय। सैनिक सेवा के बदले में राज्य द्वारा जो भूमि दी जाती थी उसे ग्रास कहा जाता था और उसका उपभोग करने वाले ग्रासीय कहलाते थे। घरुवाला, ये एक ऐसा वर्ग था जो उच्च जातीय था या उच्च अधिकारियों का वर्ग था, जिसको जमीन दी जाती थी, भूमि दी जाती थी, उसमें बहुत सारी रियायतें थी, भूमि का कर नहीं लिया जाता था। और वो जो कई बार युद्ध के समय में, अकाल पड़ने के समय में जो एक्स्ट्रा या स्पेशल या यूं कहे कि इमरजेंसी टैक्स लिया जाता था, वो सबसे ये लोग ये इनसे घरू वाला से ये टैक्स नहीं लिया जाता था। बहुत सारी रियायतें थी। ये कुछ जो वर्ग था ये उच्च जाति के आधार पर और उच्च अधिकारियों के आधार पर ये वर्ग बना हुआ था। घूगरी, एक ये भी कुंता प्रथा थी। घूगरी के कुएं पर, प्रति कुएं, जो अच्छी पैदावार वाले कुएं थे वहां पर पैदावार का राज्य का हिस्सा निर्धारित करने के लिए प्रति कुआं या प्रति खेत या प्रति इलाका एक नीति थी, उसको घूगरी कहा जाता। चरनोता, प्रत्येक गांव के अंदर ऐसी भूमि जो सार्वजनिक रूप से पशु चराने के काम आती थी, उसमें गांव के पशु चरते थे, उस भूमि की तमाम व्यवस्था जो है केंद्रीय रूप से तमाम गांव वाले मिलकर के करते थे, उसको चरनोता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चरनोता। फिर एक चाकरी। चाकरी का मतलब एक सेवा हो गया। राज्य को जो सेवा दी जाती थी उससे चाकरी कहा जाता था। अब वो भूमि के बदले भी की जाती थी, नकद तनख्वाह लेकर के भी की जाती थी, या और कुछ बलिदान देकर के लेकर के की जाती थी। तो राज्य सेवा को चाकरी कहा जाता था। चाही, ये शब्द बार बार हम सुनते हैं। चाही वो आबी भूमि जो कुओं से, तालाबों से, नहरों से सिंचाई जहां पर आसानी से की जाती थी और सिंचाई के द्वारा फसल ली जाती थी, उस तमाम भूमि को चाही भूमि या आबी भूमि कहा जाता था। जब्ती, नकदी फसलों पर, जूट, गन्ना, कपास, इस प्रकार की जो नकदी फसलें हैं, उनके ऊपर जो टैक्स या भूमि कर निर्धारण करके जो वसूल किया जाता था उसको जब्ती कहा जाता था। जागीर भूमि, राज्य द्वारा, सामंत द्वारा जो जागीरदार है, जागीरदारों को जो भूमि दी जाती थी वो सारी की सारी भूमि जागीर भूमि दी जाती थी। जब तक वो जागीरदार है उसके पास वो रहती, उसका पूरा अधिकार रहता था। लेकिन निसंतान जागीरदार के मरने पर राज्य इसको खालसा भूमि में कन्वर्ट कर सकता था, या कोई ऐसा बड़ा अपराध कर दिया हो, राजद्रोह कर दिया हो, तो उसकी भूमि छीन ली जा सकती थी। तो ऐसे बहुत सारे जागीरदारों को इस प्रकार से जमीनें दी गई थी, उसको जागीर भूमि कहा जाता था। डोरी, ये जयपुर राज्य जो है वहां पर रस्सी द्वारा, डोरी द्वारा नाप करके बीघे का निर्धारण किया जाता था। कई बार बाद में वहां पर बांस से भी नापा जाता था। तो जमीन का हिस्सा या बंटवारे के लिए जिस भूमि को डोरी से नाप कर या बांस से नाप करके उसका बंटवारा किया जाता था, बीघे का निर्धारण किया जाता था, उसको डोरी भूमि कहा जाता था। एक और डोहली, ये डोहली ऐसी कर मुक्त भूमि होती थी जो जागीरदार द्वारा स्वयं द्वारा पुण्यार्थ दी जाती थी। गौशाला के लिए, पशुशाला के लिए, मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए, या अन्य धार्मिक और सार्वजनिक जो उपयोगार्थ जो जमीनें
स्वयं जागीरदार द्वारा दी जाती थी, जो कर मुक्त होती थी, उसमें बहुत सारी रियायतें थी, उस जमीन को डोहली भूमि कहा जाता था। तो ये रियासतों में राजस्व शब्दावली है, उसका आधा हिस्सा हमने आज देखा है, और इसका जो बाकी का हिस्सा है हम उस नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड होगा या नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम उसको देखेंगे। धन्यवाद।